रेडी? ओके, तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज से स्टार्ट करते हैं हम 12 का नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या चीज बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैसे अगर बोला जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। ये हमारे 12 का मेजर पार्ट कवर करता है, इसमें पार्ट 1 पूरा कवर हो जाता है। पार्ट 1 पूरा इन द सेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम डिस्कशन अगर करें तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे चर्चा करता है, ठीक है। और इवन इसमें हमारा पूरा का पूरा जो 12 का फर्स्ट पार्ट है कवर हो जाता है। और 12 का पूरा सिलेबस अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड करें तो पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड पार्ट है ऑप्टिक्स एंड थर्ड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। इन 3 में पूरा 12 का सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। आज के लेक्चर में कोई बहुत बड़ी बातें या बहुत डीप कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बहुत बेसिक चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक किस चीज पे बेटा? चार्ज के ऊपर। तो चार्ज अभी जैसा हमने डिस्कस किया, चार्ज की भी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज। कौन सी? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम डिस्कस अगर करें बेटा तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि चार्ज है क्या, ठीक। चार्ज कितने टाइप का होता है? तो पहले हम टाइप को डिस्कस करते हैं कि चार्ज कितने टाइप का होता है। चार्ज होता है बेसिकली 2 टाइप्स का बेटा। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एक कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव, दूसरा कौन सा? नेगेटिव। अब जब इन चार्जेस की बात करें, इनमें इंटरेक्शन भी आएगा। कैसा इंटरेक्शन होता है? चार्ज एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव की चार्ज अगर बात करें, नेगेटिव की बात करें, तो पॉजिटिव बेटा एक दूसरे से और नेगेटिव एक दूसरे के साथ दिखाएंगे दुश्मनी, यानी कि इनमें आएगा रिपल्शन। क्या आएगा बेटा? रिपल्शन। एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, रिपल करते हैं, ठीक। देन पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम डिस्कशन करें तो इनमें बड़ा ही प्यार होता है और एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। पॉजिटिव को क्या करता है? रिपल। नेगेटिव को क्या करता है? रिपल। और जैसा कि भाई इनमें दुश्मनी होती है और इनमें होता है प्यार, ध्यान से आप देखो तो इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। इंसानों की तरह इनमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं कि भाई इनमें दुश्मनी थी, कभी बिल्कुल समझौता भी हो गया। पॉजिटिव में कभी कोई समझौता, नेगेटिव में कोई समझौता होने वाला नहीं, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस बात का बिल्कुल निश्चिंत रहे, ठीक। देन आगे और हम इसको डिस्कस करते हैं। हमको पता चला भाई टाइप्स ऑफ चार्जेस कितना होता है? 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में रिपल्शन, नेगेटिव में रिपल्शन। बट पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इन दोनों में क्या होता है भाई? रिपल्शन होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ आया। सिंपल सी बात थी। नाउ भाई चार्ज अगर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मेजरमेंट तो करना ही होगा। मेजरमेंट करेंगे सबसे पहले हमको चाहिए कि यूनिट। क्या चीज? यूनिट। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है क्या होती है? कूलम होती है। भाई इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। किससे? सी से। कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे, कूलम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। अच्छा, क्या चार्ज की अगर हम बात करें भाई कितना चार्ज कैसे कहां डेवलप होता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को हम डिस्कस करें। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज पे अगर हम डिस्कस करें तो वो समझ में आएगा हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा चार्ज 1 कूलम नहीं होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि चार्ज के 2 टाइप होते हैं। तो भाई अगर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इस तरीके से फॉर्म होता है, पाया जाता है, तो क्या है केवल पॉजिटिव होता है? बोले नहीं, ये नेगेटिव भी होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कोई समस्या नहीं। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज अगर आपको स्टाइल मारनी तो आप और भी चर्चा कर सकते हो, क्वार्क्स पे चर्चा करते हो। वही क्वार्क भी होता है चार्ज, मतलब इससे भी छोटा चार्ज हम बता सकते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस ई। ये जो वैल्यू है ई, एलिमेंट्री वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज। ओके, क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क हम कुछ इस तरीके से प्लस माइनस 2e/3 एंड प्लस माइनस e/3 के टर्म में हम पढ़ते हैं। ये 2 है स्टाइल मारने के लिए। इन पे रिसर्च चल रहा है, इन पे बहुत सारे वेरिफिकेशन भी आ चुके हैं, पर अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुए। कभी कभी इन पे डिस्कशन हो जाता है, पर ये कोई बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा इन पे दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेजर पार्ट आपका यहीं से होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आया कि भाई सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की जो होती है वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं होता, मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, समझते हैं इस बात को। वो कैसे भाई? ये कैसे पता चला कि सबसे छोटी वैल्यू होती है? तो आपको सबको एक फंडामेंटल जानकारी तो बेटा होगी, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हम सभी को होती है, हम जब क्लास 12th में है तो, कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कौन से कंडीशन में होता है? न्यूट्रल फॉर्म में होता है।
कौन से फॉर्म में होगा? न्यूट्रल फॉर्म में। कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली होगा तो कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर इस न्यूट्रल बॉडी से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अभी मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटी वैल्यू होती है चार्ज की, एलिमेंट्री वैल्यू होती है। अच्छा, अगर हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो क्या आएगा? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक छोटा सा रिव्यू हम और दे दें भाई, कि अगर हम एक कंपैरिजन करें, छोटे से किसी एटम की डिस्कशन करें, ऑक्सीजन एटम को ही ले लेते हैं, तो हमको ये मालूम है कि ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं 8 प्रोटॉन्स और इसके पास क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो होगा +8e और 8 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा -8e। अगर आप टोटल करेंगे तो मिलेगा कितना बेटा? 0। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के पास न्यूट्रल चार्ज होने का मतलब ये है कि उसके पास चार्ज तो है और उसका नेट चार्ज कितना है? 0। आप ये नहीं कह सकते कि किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं होता है, क्योंकि हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना मास के चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दुनिया की हर एक मास बॉडी के पास, हर एक पार्टिकल के पास चार्ज होता जरूर है, पर सभी के पास ये चार्ज दिखे ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? कई बार क्या हो सकता है कि ये चार्ज कैसा हो? 0 हो, नेट चार्ज कितना हो? 0। पर नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये करता ही नहीं है कि उनका जो टोटल चार्ज है वो उनके पास कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, उनके पास चार्ज होता है पर न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। और नेट चार्ज कितना होता है? 0। ओके, बहुत बढ़िया। अब सोच, सिंपल सी बात, अगर मैं इसी की बात करूं कि यही हमारा ऑक्सीजन था, न्यूट्रल था भाई, इससे हमने क्या कर लिए? इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। सपोज कर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे हम 8e तो प्लस रहेगा ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा? माइनस का ही 5 ही बचेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके तो बचेगा कितना? +3। तो बेसिक कंडीशन से तेरे को ये बात क्लियर होती भाई, क्या? बड़ी आसान सी, कि जैसे ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अगर इसी के ऊपर कोई दूसरा लाके डिपॉजिट कर दे, क्या डिपॉजिट कर दे? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? सपोज कर 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किए, नॉर्मल कंडीशन थी, +80 पहले से था, -80 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आ गया भाई, तू 2 इलेक्ट्रॉन और लाया तो कितने हो गए? 10e, वो भी काय के? माइनस के। तो ऑब्वियस सी बात है कैसा चार्ज आएगा? -2e। तो ये हमको क्लियर करता है कि किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन कर दिया डिपॉजिट तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर समझ आया कि किसी भी सिस्टम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज डेवलप होता है बॉडी के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और डिपोजिशन कर दें इलेक्ट्रॉन का तो कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर पर मैं एक बात बोलूं तेरे को, क्या हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। पर कभी आप ये सोचें, इससे 6.5 इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? कभी 6.5 इलेक्ट्रॉन कभी निकाल सकते हैं? बोले नहीं। वो क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को पार्ट में डिवाइड किया हुआ अभी नहीं मान रहे कि इलेक्ट्रॉन के पार्ट्स हो जाए, इसके e/2 हो जाए, e/3 हो जाए, ऐसा पॉसिबल अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो कहानी थी क्वार्क की वो केवल पर्टिकुलर कंडीशन क्वार्क में आए तभी होता है, अदरवाइज उस कहानी को आपको कंसीडर नहीं करना है और ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन के पार्ट नहीं किए जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के पार्ट नहीं किए जा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा निकलेगा, या तो 1, 2, 10, 15, 20, जो भी XYZ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसको आप पार्ट में कभी, फ्रैक्शन में कभी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज डेवलप होगा। ट्रांजिशन भी कैसा? अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आएगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर दिया तो आएगा नेगेटिव चार्ज। सपोज करो कि अगर आपका भाई पहले से ऑब्जेक्ट कैसा हो? न्यूट्रल। ठीक है, ओके। तो हमको समझ में आया भाई कि ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर जो कि न्यूट्रल हो, अगर रिमूव कर दें इलेक्ट्रॉन और दूसरे पे कर दें डिपॉजिट, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे डिपोजिशन हुआ उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उतना ही पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करोगे उतना ही नेगेटिव। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और इसको हम समझाते हैं बड़ा सिंपल सा कि यार 1 इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल है, 2 निकलना पॉसिबल है, 10,000 निकलना पॉसिबल है, पर कभी भी 2.5, 3.5, 1.25 ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना पॉजिटिव, जितना डालोगे उतना नेगेटिव, पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा कि ई का कोई फ्रैक्शन पॉसिबल, एन शुड बी इंटीजर नंबर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, बट कोई भी
कोई भी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, समझ में आए। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। बड़ा सिंपल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब इतना सा है कि चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज को ब्रेक नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि विदाउट मास चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि हमने ये जो सीखा है, समझा है कि भाई ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, उसके पास चार्ज होते हैं। उन्हीं में अगर ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा। अगर कोई मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं, कोई न्यूक्लियाई नहीं, कोई एटम नहीं, भाई चार्ज कहां से आएगा? तो चार्ज एग्जिस्ट करता है मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। विदाउट मैटर चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो और भी प्रॉपर्टीज है, समझते हैं। बड़ा सिंपल सा, एक न्यूट्रल, भाई मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड समझते हो ना भाई, अभी कोरोना से गुजरे। आइसोलेशन का मतलब कि दुनिया से काट दिया जाए, कोई संपर्क नहीं, कोई इनकमिंग नहीं, कोई आउटगोइंग नहीं। हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम को डिजाइन किया, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखे, भाई ए रख लिया, बी रख लिया, सी रख लिया। इसको मैंने बोला कि इसके पास चार्ज है 2 कूलम चार्ज, इसके पास -4 कूलम चार्ज, इसके पास 8 कूलम चार्ज। इस सिस्टम के साथ हम कुछ कुछ करते हैं। इस सिस्टम को हम आराम से मजे से कुछ डिस्टर्बेंस लाते हैं। हमने देखा कि डिस्टर्बेंस हो गया, सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है, अच्छा खासा इसको शेक किया, इन चार्जेस का आपस में हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था, ये बी और ये सी। ए के ऊपर हमने देखा तो भाई -3 कूलम चार्ज दिखा। 4 के ऊपर हमने देखा भाई, मतलब बी के ऊपर देखा तो भाई -2 कूलम चार्ज देखा। ओके, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई सी के ऊपर कौन सा चार्ज है। सपोज करो सी के ऊपर एक्स चार्ज मान लिया हमने, सी के ऊपर कौन सा चार्ज मान लिया? एक्स चार्ज। अगर सिस्टम आइसोलेटेड था तो आप इसको बात की गारंटी कि कुछ चार्ज ना तो अंदर आया ना कुछ चार्ज बाहर गया है, जो भी आपस में चेंजेस हुए इन्हीं के बीच में होंगे। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि भाई साहब अगर ये पहले चार्ज कितना था 2 - 4 + 8, क्या बाद में भी ऐसा ही होना चाहिए? बोले कैसा? -3 - 2 + x। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? मतलब आप जो ऑब्जेक्ट था C, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, उस एज्यूम किया आपने x, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से समझ में आता है भाई 10 - 4 कितना? 6 = -5 + x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -11, सॉरी +11। x की वैल्यू कितनी? +11। तो बड़ी आसानी से हमने बता दिया भाई कि x की वैल्यू क्या है? +11 है। कैसे आई? बड़े आसानी से। ये जो फॉर्मेट है, ये जो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहना चाहता है कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सचेंज हो जाए, कोई समस्या नहीं है। कंडीशन ये कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। अगर पूरी यूनिवर्स के बारे में हम चर्चा करें तो इस पूरी यूनिवर्स का जो नेट चार्ज होता है बेटा, वो कैसा होता है? 0, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ना तो बाहर से कहीं चार्ज आ रहा है ना अंदर का चार्ज कहीं बाहर जा रहा है। अगर ऐसा एज्यूम कर लें कि यूनिवर्स बिल्कुल आइसोलेटेड है, तो नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बड़ी आसानी से समझ में आती है प्रॉपर्टी हमको। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइसोलेशन समझ में आया कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज होती है चार्ज के बारे में, उसको समझते हैं। कुछ कंपैरिजन किया जाता है भाई मास के साथ। किसके साथ? मास के साथ। तो मास के बारे में कुछ ऐसा है, जो एडवांस स्टडीज हुई है उनके बारे में अगर देखो, किसी ऑब्जेक्ट का मास एट ए टाइम मेरे को बताना तो m0√1 - v²/c²। ये फॉर्मूला आपने सबने सुना होगा, देखा होगा। E = mc² वाली कंडीशन में इसको आपने जरूर कभी न कभी सुना होगा। आगे और डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इसको, बट अभी हम इसको ये समझना चाहते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम v स्पीड से चला रहे हैं और उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा कर दी जाए, तो स्पीड अगर इंक्रीज करते हैं हम या डिक्रीज करते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड में आता है चेंज, तो उसका जो ओरिजिनल मास है उसमें भी आएगा चेंज। वो कैसे? और यहाँ पे आप समझ लें कि जो m0 है बेटा, ये होता है रेस्ट मास। क्या चीज? रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कौन सा मास है? रेस्ट मास। अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसके मास में आएंगे चेंजेस। पर अगर हम एक बात करें, समझें, तो भाई यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है स्पीड से, वो किसके साथ हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल करना इतना आसान, या इसके आसपास भी पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर v एज कंपेयर टू c बहुत ही छोटा हो, तो फिर इस टर्म का कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - 1 कितना बेटा? वो तब हो सकता है जबकि यहाँ पे v की जगह क्या पुट करें हम? c करें, तब इस मास की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। बट ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है। तो 1/, अगर बहुत बड़ा नंबर हम करें तो ऑब्वियस बात है मिलेगा आपको क्या? यहाँ पे ऑलमोस्ट 0। तो 1 - 0 1 ही रहेगा, और ये वैल्यू क्या आएगी? m = m0। इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले नहीं है। तो अगर स्पीड बहुत हो कम, तो भाई जो मास है वो किसके इक्वल होता है? रेस्ट मास के इक्वल। बट अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो मास बदलता है, स्पीड बढ़ाने पे मास बदलता है। पर हम इस चीज को यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है
कि किसी ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। अगर स्पीड में आएंगे चेंजेस तो मास में भी आएगा चेंजेस, उसकी मास की वैल्यू में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बट चार्ज के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है भाई साहब। उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या है उससे उसके उस चार्ज पे कोई डिफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मास में चेंजेस आ सकते हैं, मास बदल सकता है, बट चार्ज बदलेगा नहीं। देयर इज नो चेंज ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, there is no change in the value of charge on changing the speed, charge remain same, मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। बात क्लियर है? ओके तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी हमने चर्चा करी। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी बेटा, क्या थी कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव में दुश्मनी, नेगेटिव में दुश्मनी, पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है बेटा? प्लस माइनस ई। क्वार्क की अगर चर्चा हम करें तो अभी हमको डिस्कशन में नहीं लाना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ प्लस माइनस ई, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ किसकी वैल्यू है? ई की। जहां कहीं भी हमको ई दिखाई देगा उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 1.6 × 10⁻⁹ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर मास की बात करें भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू, थोड़ी सी अगर जानकारी और निकाले तो और लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। वहीं पे प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो होता है 1.672 × 10⁻27 kg। ओके ये कांस्टेंट वैल्यूज है, हमको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ आया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और भी प्रॉपर्टीज जिनको डिस्कस किया जा सकता है, पर ये वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट जो हम चीज पे चर्चा कर रहे हैं भाई, हम बात करते हैं चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में। चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में, तो चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में अगर हम समझें तो ये सबसे पहले हमको समझाया था किसने भाई साहब? कुलम्ब्स ने। कुलम्ब्स ने हमको एक लॉ दिया। लॉ तो आप सभी जानते, नियम है भाई, मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। पर उस लॉ को माने उसके पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है लॉ? बड़ा आसान है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने अगर 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा है तो ऑलमोस्ट सेम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा ही है बिल्कुल, बट लॉट ऑफ डिफरेंसेज ओवर हियर। ठीक, आगे चर्चा करते हैं भाई। कुलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, कुलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा भाई, कुलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है समझे। तो साइंटिस्ट ने जो भी किया होगा उसकी जो फीलिंग्स रही थी थोड़ा उसको हम भी समझने की कोशिश करें बेटा। क्या है तो देख, सबसे पहले फोर्स के बारे में आपको कुछ चीजें आपको मालूम है, हमने 11 में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी फोर्स के बारे में अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमको उसका पता होना चाहिए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है। सेकंड चीज मैग्नीट्यूड के बारे में हमको पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन, ये डायनेमिक्स के लिए, रोटेशनल डायनेमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे हमको उसकी आवश्यकता लगती है कि भाई फोर्स लग कहाँ रहा है? पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए किसके बारे में? कोई भी फोर्स पढ़े नया, कोई भी नया फोर्स पढ़े, तीन चीजें पता कर लो, आपको उस फोर्स को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कुलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स कौन से फोर्सेस के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए। अच्छा तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? बड़ा सिंपल है, साइंटिस्ट की भावना को समझते कैसे निकाला होगा, उनको भी कोई आत्मज्ञान तो हुआ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करके देखे होंगे सारे, तू भी कर सकता है। तो हम बात करें भाई चार्जेस के बारे में, क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन के बारे में उसने डिस्क्राइब किया भाई साहब। तो आपको भी पता है अगर हम दो चार्जेस को यहाँ पे रखें तो क्या इंटरेक्ट करेंगे? या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट। तो कुछ अदृश्य शक्तियां यहाँ पे इनके आपको दिखाई दे रही है कि भाई ये बहुत दूर से इसको क्या करता है? रिपेल कर देता है। बहुत दूर से क्या करना स्टार्ट कर देता है? अट्रैक्शन। ये आपने कहाँ देखा है ऐसा कि भाई? बड़ी सिंपल सी चीजें देखो आप, अगर हमने लिया भाई एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज लिया Q2, सपोज करो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चार्ज हमने लिया यहाँ पे जिसका मास रखा m, दूसरा चार्ज लिया Q2 उसका भी रखा मास m, इसको कर दिया फिक्स। इसको क्या कर दिया हमने? फिक्स। और इसको बोला तू चल निकल, तेरी मर्जी पड़े वहां जा। तो हमने देखा कि ये यहाँ भागा ऐसे, ठीक। तो क्या पता चल गया हमको? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कि भाई साहब ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाता है और इधर भगाता है इसको। तो क्या मिला इसका हमको? डायरेक्शन मिल गया भाई। क्या मिल गया? डायरेक्शन के। किस डायरेक्शन भागेगा? अच्छा बोले इसका डायरेक्शन पता करना है, बड़ी सिंपल सी बात बेटा, इसको फिक्स कर दो। इसको फिक्स कर दिया, इसको छोड़ो, देखने पे मिला कि ये इधर भागा। अच्छा बात समझ में आया भाई कि दोनों फोर्सेस के जो डायरेक्शन है वो क्या है? जस्ट अपोजिट। ये क्या था? कौन सा फोर्स था? F(1) ड्यू टू 2। वो क्या था भाई? F(2) ड्यू टू 1। दोनों के डायरेक्शन क्या बेटा? जस्ट अपोजिट। अच्छी बात। हमने भाई चार्जेस बदल के देखे, कुछ नए टाइप के चार्जेस Q1 और Q2 देखा। इसको रखा मान लो पॉजिटिव कंसिडर किया और इसको नेगेटिव कंसिडर किया, तो देखने को मिला कि भाई साहब नेगेटिव इधर भागता है,
जब इसको क्या कर देते हैं फिक्स, उसको करते हैं फ्री, देन हमको पता चल गया F(1) 2 ड्यू टू 1। सेम थिंग यही हो गया, जब इसको फिक्स किया बेटा, इसको कर दिया हमने फिक्स, तो इसको जब रिलीज किया तो ये भागा इसकी तरफ, मतलब भाई F(1) 1 ड्यू टू 2 इधर। तो क्या समझ में आता है, बड़े सिंपल सी बात समझ में आती है, यहाँ पे भी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज हैं वो क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो चार्जेस हैं, दो पेयर ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे, भाई एक पेयर ऑफ चार्जेस हम लेंगे तो उसमें जो फोर्सेस के डायरेक्शंस होंगे वो जस्ट अपोजिट होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओके, बहुत बढ़िया, बड़ा सिंपल था, बहुत अच्छी बात। भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से आ गई हमको कि Q1 Q2 M1 M2 ओके, इक्वल फोर्सेस हैं कि भाई अलग अलग हैं, उस बारे में अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पे, तो हमने क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, इसको फिक्स किया, इसका मास हमको मालूम था, Q2 को रिलीज किया, देखा भाई अगर ये आगे की तरफ जाता है, भागता है, तो क्या हम इसका एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स इतनी आती है हमको। क्या पता कर लेंगे? एक्सेलरेशन। अगर किसी का एक्सेलरेशन पता चल जाए बेटा, मास हमको पहले से पता है, क्या इसका फोर्स आ जाएगा, तो F(1) 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं m × a करके। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया, इसको फिक्स किया, इसको क्या कर दिया फिक्स, और इसको हम कर रहे हैं रिलीज। ये भी भागा, ये भी भागा, इसका भी आया एक्सेलरेशन, देखा, मास से मल्टीप्लाई किया। तो एक इंटरेस्टिंग बात हमको पता चली, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या कि जब हम Q2 को रिलीज कर रहे थे तो उसका जो एक्सेलरेशन आया, वही एक्सेलरेशन आया किसका, Q1 का, वही एक्सेलरेशन आया Q1 का। यहाँ पे मासेस हमने सेम कर रखे थे, तो दोनों के एक्सेलरेशन हमको देखने को क्या मिले, सेम। तो हमको एक बात की क्लियरिटी आ गई कि अगर दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, दोनों के मास भी सेम है, तो फोर्स जो लगा है 2 के ऊपर ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो क्या है बेटा, इक्वल है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के। बहुत अच्छी बात, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आ गए, इक्वल, बहुत बढ़िया। एक बात क्लियर हुई, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या एक बात समझे, अगर हम और थोड़ा सा और ध्यान दें, तो ये फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर और ये फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर। कभी सुना है ऐसा, हमने जरूर सुना होगा कि 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट बॉडीज। अरे बहुत बढ़िया सा, अगर दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, कुछ कुछ याद आता है? हाँ, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर बेटा। क्या है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे? जो एक्शन रिएक्शन पेयर की बेसिक कंडीशन थी कि 2 फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, अगर हो तो उस पेयर को क्या बोला जाता है भाई? एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है। बोले हाँ, अच्छे से समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसा पेयर बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो नेट फोर्स क्या होगा इनका, एक दूसरे के ऊपर लगने वाला 0। इससे अगर छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं बेटा कि अगर हमारे पास एक चार्ज, जिसका चार्ज है 2 कूलम, मास है 2 kg, मास है 2 kg, ठीक, कुछ डिस्टेंस पे है। दूसरा एक और चार्ज लिया भाई, इसका जो चार्ज है 6 कूलम है, मास है 5 kg, बहुत बढ़िया, या 6 kg ले ले, कोई समस्या नहीं, 6 kg ले लिया। हमने बोला कि ये सिस्टम बिल्कुल हमने रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री टू मूव है दोनों ही चार्ज। बताओ कि अगर ये थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी देखने को मिलती है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इस 2 कूलम चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी? कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी कि भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो है एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है, 2 इक्वल फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, मतलब दोनों एक दूसरे पे इस तरह से फोर्स लगा रहे होंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा? अरे बेटा, नेट फोर्स क्या होना है यार? 0 होना है। अगर नेट फोर्स 0 किस सिस्टम के ऊपर तो लेंथ पड़ के आया, क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की चर्चा करें तो क्या P इनिशियल इक्वल P फाइनल? अगर सिस्टम को रिलीज किया था रेस्ट से तो P इनिशियल था 0, तो क्या P फाइनल भी होगा 0? P फाइनल कैसे लिखेंगे? M1 V1 इक्वल M2 V2 बट कैसा? माइनस, अगर M1 इसको हम 1 कंसिडर कर लें, इसको 2 कंसिडर करें बेटा, तो M1 कितना है? 6, इसकी वेलोसिटी मिली तेरे को 10, ओके, माइनस 2 kg इंटू इसकी वेलोसिटी अगर मान ले x है, या सपोज कर ले v है बेटा, ये ले लिया v, तो 60/2, v इक्वल 60/2, यानी कि कितना? -30 मीटर पर सेकेंड। और बता, एक और बात अगर मैं तेरे को बोलूं कि अगर ये चला था यहां से कितना डिस्टेंस? 20 मीटर, 20 मीटर। नेट फोर्स 0 था, सेंटर ऑफ मास भी वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास की क्या हमें बता सकती है कितना दूर गया होगा यहां से? यू कैन कैलकुलेट। कैसे? m1 dx1 इक्वल m2 dx2, माइनस का साइन रहेगा, मालूम है सबको, कोई समस्या नहीं उसमें। अच्छा,
अभी हमने कुछ ही नहीं पढ़ा है, केवल हम छोटी सी बात की है, कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, उसमें से सिंपल सी एक बात निकल के आती है भाई क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आया। अगर बंदे को अगर ये बात क्लियर हो जाए भाई कि क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर, तो कम से कम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पर अप्लाई कर ही सकता है ना। पर एक बात है, क्या ये इतने से क्लियर हो जाएगा? नहीं। तो एक बात समझ, अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई एक एक्शन रिएक्शन पेयर है और वो इस बात को समझ के उसको क्वेश्चन दिया जाए और इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे ड्रॉ करे कि ये चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन पे जो फोर्स लग रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड के F(1) ड्यू टू 2, F(2) ड्यू टू 1, क्या वो ये वाला प्रेडिक्शन लगे उस तरीके से इंटरप्रेट करे उस बात को कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस, दो फोर्स एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, और सपोज करो कि दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने उससे भी मान लिया कि क्या है, इक्वल है, तो क्या ये उसका प्रेडिक्शन सही है? तो 101% ये उसका प्रेडिक्शन गलत है। फिर क्या वो बच्चा गलत था, गलत इंटरप्रेट किया? नहीं, जो बोला था वही इंटरप्रेट किया, बट उसको जो अगर बोली गई थी जानकारी वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट थी, अधूरी जानकारी थी। क्या कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात हमको बताता है भाई कि ये फोर्स हमेशा लगेगा एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, कि Q1 अगर मान लो आपका भाई और Q2 अगर मान लो इस लाइन पे है, इस लाइन पे लाई करते तो इनका फोर्स भी इसी लाइन पे होगा हमेशा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो सारी बातें क्लियर, एक्शन रिएक्शन पेयर, पर फोर्स लगेगा कहां? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा भाई? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा हमेशा लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अच्छा, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस मतलब अगर हमारे पास चार्जेस रखे हो ऐसे या ऐसे, तो चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों का फोर्स तो इसी लाइन पे आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है और लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस लगता है तो तेरे को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये फोर्स कैसा है, एक सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो लाइन जॉइनिंग पे एक्ट करते हो, लाइन जॉइनिंग पे एक्ट करते हो। दूसरा कैसे लग रहे हो भाई साहब? एक्शन रिएक्शन पेयर हो। क्या हो? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। तो एक और प्रॉपर्टी पता चली हमको इन फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, क्या कि ये जो फोर्सेस होते हैं सेंट्रल फोर्स। पहली प्रॉपर्टी हमको पता चली थी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरी प्रॉपर्टी पता चली क्या भाई? ये है एक हमारा सेंट्रल फोर्स। देन अगर हम और आगे इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी को और इंक्लूड मैं आपको करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बेटा कंजर्वेटिव इन नेचर। तो भाई साहब हमको पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर होते हैं। एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, नो डाउट। ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। वैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इस पे कोई समस्या नहीं, आप सबने क्लियर किया अच्छे से। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, जिनका वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक और बात अपने को जो पता होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पे हम यूज करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के, हमने 3 फॉर्मेट पढ़ चुके हैं पहले। कितने फॉर्मेट? 3 फॉर्मेट, और उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब हम फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद लास्ट में हमको समझना चाहिए भाई कि ये सब कुछ तो हुआ, पर इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिस्कस किया जाएगा, कूलम्ब्स फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही आया है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ Q1 एंड Q2 के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि भाई आर अपार्ट बाय अ डिस्टेंस r, दो चार्जेस है, कोई भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, आइदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई साहब सिंपल सा हमको बताया गया कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब ये कैसे पता चला? हमने क्या किया भाई कि चार्जेस को रिप्लेस करके देखा, अगर चार्जेस की क्वांटिटी को हमने डबल किया तो हमने देखा कि फोर्स भी डबल हो गया। मतलब जैसे जैसे हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बदल रहे थे वैसे वैसे फोर्स में चेंजेस दिखा था। इवन हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q2 ऑल्सो। ठीक साहब, बहुत बढ़िया। मतलब Q1 में को आप इंक्रीज करोगे तो भी फोर्स इंक्रीज होगा, Q2 को इंक्रीज करोगे तो भी फोर्स इंक्रीज होगा, या डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा। इसलिए हमने कहा बोला भाई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। देन डिस्टेंस का क्या मैटर है भाई? तो डिस्टेंस का ऐसा है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं फोर्स भाई इसके स्क्वायर टाइम डिक्रीज होता है। कितने टाइम? स्क्वायर टाइम। बोले ये कैसे पता चला? बोले सिंपल सा यार, जो भी फोर्स था सारी क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखते हुए हमने क्या करा, क्या देखा? बड़ी सिंपल सी चीजें, आसान सी बात है कि यार जो डिस्टेंस थी उसको जस्ट डबल कर दिया तो फोर्स जो था वो क्या हो गया? 1/4 हो गया।
डिस्टेंस को हमने ट्रिपल कर दिया, जो भी r था r को हमने 3r से चेंज कर दिया भाई साहब, तो हमको देखने को मिला कि जो फोर्स था वो 9 टाइम डिक्रीज हो गया। इट मींस ये इसके स्क्वायर टाइम चेंजेस देखने को हमको मिले कि हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाता है, स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो रहा था। तो हमने बोला कि भाई साहब ये जो फोर्स है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो इन दो क्वांटिटीज के बेसिस पे चेंज होने को हमको दिखता है। अच्छी बात, बहुत अच्छे। तो देखो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ क्लब करके अगर देखें कि फोर्स is directly proportional to the q1 q2 even inversely proportional to the square of distance between them, separation between them, तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि f इक्वल k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब k कहाँ से ले आए, भले सिंपल सी बात है कि इसको साथ में लिखोगे तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे k क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k की वैल्यू जब स्टैंडर्ड तरीके से मेजर की गई, पता की गई, तो ये मिलता भाई कि k की वैल्यू इक्वल होती है 1/4πε0। इसको बहुत आगे हम जब बाद में डिस्कशन में जरूर देखेंगे कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक को डिनोट करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी को दिखाता है, मीडियम की प्रॉपर्टी बदलने पे फोर्स पे क्या इफेक्ट आता है, उन सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट क्या है भाई, एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन वैक्यूम। एप्सिलॉन नोट क्या है, ये सब चीजें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन वैक्यूम, परमिटिविटी क्या है, इस पर डिस्कस बिल्कुल डिटेल में होगा भाई साहब, डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। तो देखो भाई कि हमको पता चला कि फोर्स का जो सिंपल फॉर्मूला था उसको हम लिखेंगे k q1 q2 बाय r स्क्वायर। प्रॉपरली देखा गया तो k की वैल्यू हमको जो मिली भाई 1/4πε0, तो 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। फोर्स को लिखने का तरीका तो यही है, कोई इसमें दो मत नहीं है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है, अगर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमको रख दी जाए k की इस वैल्यू में, k इक्वल 1/4πε0 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट को देखो तो बड़ा आसान कि भाई एप्सिलॉन नोट को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ मिलेगा आपको कूलम स्क्वायर, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे k की वैल्यू में रखते हैं, k की वैल्यू निकल के आती है भाई 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। और यूनिट का क्या है भाई, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9 जो है वैल्यू k की है। इसी के बेसिस पे हम चार्जेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या होगा भाई। तो 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन देना बड़ा इजी कि q1 इक्वल q2 इक्वल से 1, डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन रख दें 1 मीटर, तब जो फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, k 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। सो k विल बी इक्वल 9 इंटू फोर्स विल बी इक्वल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चार्ज कोई भी हो Q1 या Q2, उनको 1 कूलम हम तभी बोल सकते हैं जब उनके बीच का सेपरेशन अगर 1 मीटर रखा जाए और वो फोर्स एक्सपीरियंस करें अट्रैक्शन और रिपल्शन का कितना, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, देन उन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम। ये 1 कूलम की डेफिनेशन के नाम से भी जानी जाती है कि डिफाइन 1 कूलम। और साथ ही साथ हम स्मॉलेस्ट फोर्स की बात करेंगे भाई, बिटवीन टू चार्जेस कितना स्मॉलेस्ट फोर्स हो सकता है। तो बड़ा सिंपल बेटा, जेई में आ चुका है क्वेश्चन, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मिनिमम फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, भाई कोई से भी दो चार्ज। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखें तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, सेपरेशन हम देख सकते हैं कितना होगा, जो भी होगा r ले लें भाई, 1 मीटर ले लें, कितना ले लें 1 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस और भी कम की जा सकती है नो डाउट, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा। 1 मीटर सेपरेशन लिया। के सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज अभी आपने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या होता है भाई साहब, e। तो दोनों के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे भाई, e। तो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज निकल के आएगी हमारी ke²/1, ke²/1। और डिस्टेंस के बेसिस पे नहीं देख रहे, चार्जेस के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेस निकलेगी ke², कूलम फोर्स की मिनिमम वैल्यू, अगर सेपरेशन कितना हो, 1 मीटर हो। ओके, बहुत बढ़िया से आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।